अब तक हमने देखा कैंग वापस सभी लोगों को मार देता है और उनके चीखने की आवाज जिनवू और उसके साथियों को सुनाई देती है, जिस वजह से वो भी उस जगह पर पहुंच जाते हैं। और तभी कैंग उन पर हमला कर देता है और हम देखते हैं मिस्टर सॉन्ग जूही की मदद से उसके साथ लड़ते हैं, पर इसका भी कोई फायदा नहीं होता। तब जिनवू उस लड़ाई के बीच में आ जाता है और अपनी पूरी ताकत लगाकर कैंग को मार देता है। तब वो डंजन बंद होने के बाद वो वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने आता है, पर तभी मिस्टर सॉन्ग खुद आगे आकर जिनवू की सच्चाई को छुपा लेते हैं। और अब आगे तब यहाँ जूही और जिनवू पार्क में आए होते हैं। तब जूही कहती है, तुम सच में बहुत ज्यादा बदल चुके हो जिनवू, और मुझे देखो मैं अभी भी वही हूँ। अभी तक बहुत कुछ हुआ है और सबके लिए एक्सपीरियंस अलग अलग काम करता है। तुमने सही कहा, और मुझे लगता है कि मैं हंटर बनने से डरती हूँ। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं अच्छे से काम कर सकूं, पर इसका कोई रिजल्ट नहीं आया। मेरे रैंक के हिसाब से मुझे ए या फिर बी या फिर कम से कम सी रैंक के डंजन में पार्टिसिपेट करना चाहिए, पर मैं फिर भी डी और ई रैंक में ही काम करती हूँ। पर मुझे खुशी है कि इस तरह मुझे तुम मिले, जिसे मैंने बार बार हील किया। पहले तो मुझे इससे बहुत गुस्सा आता था कि तुम बार बार क्यों इंजर्ड हो जाते हो, पर तुम हमेशा किसी न किसी तरीके से सरवाइव करते रहे। हमने एक बार बाहर जाने का वादा किया था ना, तो मैं तुम्हें ये वापस दे रही हूँ, क्योंकि मैं हंटर की जॉब से रिटायर हो रही हूँ और अपने पेरेंट्स के पास वापस जा रही हूँ। तो अगर तुम कभी भी उस एरिया में आए तो मुझे जरूर बताना, मैं तुम्हें वहाँ पर घुमा दूंगी। तो अगर मैं वहाँ पर आऊंगा तो मैं तुम्हें फिर से बाहर जाने के लिए इनवाइट करूंगा। तब जूही गुड बाय कहकर वहाँ से चली जाती है। तब जिनवू वू की बातों को सोच रहा होता है, जिसने उससे कहा था कि मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम जैसे ई रैंकर ने कैंग जैसे बी रैंकर को हरा दिया। वैसे तो तुम रीअवेकनिंग के लिए पहले ही एग्जामिन कर लिए गए हो, पर मैं तुम्हें एक बात के लिए वार्न करना चाहता हूँ कि अगर तुम लंबी जिंदगी जीना चाहते हो तो तुम्हें ध्यान रखना होगा। आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो? हॉन डॉनसुक जो मारा गया था उसमें सिर्फ तुम और एक डी रैंकर ही बचा था, और अब उसका छोटा भाई हुआंग डॉनसुक तुम दोनों को टारगेट कर रहा है। तो वो एस रैंक हंटर अब मेरे पीछे है। तुमने सही कहा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अंदर वहाँ क्या हुआ था। वो तो बस उन लोगों को ढूंढ रहा है जो वहाँ से बच गए थे, ताकि वो अपने भाई का बदला ले सके। एस रैंक हंटर के सामने कोई भी कानून बेकार है, और उनके पास ये ताकत है कि वो किसी भी कंट्री को तबाह या फिर बचा सकते हैं। और अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो एस रैंक वो मॉन्स्टर्स हैं जिनसे खुद मॉन्स्टर्स भी डरते हैं। तो अगर पॉसिबल हो तो मेरे हिसाब से तुम्हें अपनी फैमिली को लेकर इस कंट्री से निकल जाना चाहिए। तब यहाँ जिनवू सोचता है, अब जब वो एस रैंक हंटर मेरे पीछे आ रहा है तो मुझे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मैं मारा जाऊंगा। और तब यहाँ अगले दिन जिनवू और यो एक गेट के पास चले जाते हैं, जहाँ जिनवू अपनी टीम को लेकर बहुत ज्यादा हैरान हो रहा होता है। तब यो कहता है, मैंने यहाँ पर उन लोगों को चुना है जो कि हंटर्स तो हैं, पर किसी वजह से काम नहीं कर पा रहे या फिर उन्हें कोई काम नहीं दे रहा है। ये हमारे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि हमें सी रैंक गेट के लिए मिनिमम 8 लोगों की जरूरत है। पर रुको, तो यहाँ पर एक बच्ची को भी लाए हो। वैसे अगर आपके पास पावर है तो किसी माइनर को रिक्रूट करने के खिलाफ कोई कानून नहीं है। तब हान कहती है, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, मैं एक क्वालिफाइड हंटर हूँ। पर तुम एक हाई स्कूल में पढ़ती हो, और क्या तुम्हारे पास रेड पर जाने का कोई एक्सपीरियंस भी है? तब वो मना कर देती है। तब जिनवू कहता है, क्या तुम ई रैंकर हो? इससे क्या फर्क पड़ता है? तुमने सही कहा, क्योंकि तुम में से कोई भी अंदर नहीं जा रहा है, तो सिर्फ मैं और यो ही हैं जो डंजन को क्लियर करेंगे। तब एक पर्सन कहता है, क्या सच में तुम दोनों अकेले जाकर इसे क्लियर कर लोगे, और सिर्फ बाहर आने के ही हमें 3 मिलियन मिलेंगे? तुमने सही कहा, तुम्हें हर गेट के 3 मिलियन मिलेंगे। तो मेरे हिसाब से ये अच्छी डील है, क्योंकि तुम्हें तो लड़ाई भी नहीं करनी पड़ रही है। पर तुम्हें एक चीज का ध्यान रखना होगा कि अगर तुमने हमारे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में किसी को भी बताया तो तुम्हें हमारे तय किए हुए अमाउंट से 10 गुना वापस देना होगा। तब जिनवू सोचता है, कैंग को हराने के बाद मुझे ये स्ट्रेंथ स्टोन मिला था, शायद इसे यूज करने का वक्त आ चुका है। और तब वो उसे जैसे ही तोड़ता है, तभी हम देखते हैं उसके अंदर स्टेल्थ की पावर आ जाती है, जिससे कि वो अपनी प्रेजेंस को छुपा सकता है। तब यो वहाँ पर तैयार होके आ जाता है। तब जिनवू उसे नीचे गिरा कर कहता है, आखिरकार तुम ये क्या चीज पहन कर आ गए हो, जल्दी से जाओ और इसे उतार कर आओ। तब यो उस चीज को उतार देता है। तब गेट के अंदर जाते हुए जिनवू कहता है, तुमने अभी भी इस चीज को सिर पर पहन रखा है, कम से कम मुझे ये हेलमेट तो पहनने दो। तब जिनवू उसकी बात को मान लेता है और वो दोनों अंदर चले जाते हैं। तब उनकी टीम का एक मेंबर कहता है, क्या सच में ये दोनों अकेले इस गेट को क्लियर करने वाले हैं? तब दूसरा पर्सन कहता है, हमने इन्हें वार्न किया था, और वैसे भी हमें हमारी पेमेंट पहले ही मिल चुकी है, तो क्या ही फर्क पड़ता है। तब एक पर्सन कहता है, एक डी और ई रैंकर मिलकर एक सी रैंक डंजन को क्लियर करेंगे। ये दोनों सच में पागल हैं, जिन्हें ये एहसास ही नहीं हो रहा कि आखिरकार
बताइए क्या करने जा रहे हैं। तो यहाँ वो लोग उनका वेट कर रहे होते हैं। तब एक पर्सन कहता है एक नॉर्मल स्ट्राइक टीम को डंजन को क्लियर करने में कम से कम 2 घंटे लगते हैं और अभी तो सिर्फ 1 ही घंटा हुआ है। लगता है हमें थोड़ी और देर वेट करनी पड़ेगी। तभी यो भागते हुए बाहर आ जाता है। तब एक पर्सन कहता है तो ये डर के मारे भागकर वापिस आ गए, ये तो शुक्र है कि ये दोनों जिंदा हैं। तब एक पर्सन कहता है ये भागकर वापस नहीं आए हैं, देखो वो गेट बंद हो रहा है, जिसका मतलब इन्होंने बॉस को हरा दिया है। तब सभी लोग ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता। और तब वो लोग अगले गेट की तरफ बढ़ जाते हैं और हम देखते हैं जिन्वू अगले गेट में अपने आप को और ज्यादा लेवल अप कर लेता है। तो वो लोग अगले दिन और ज्यादा गेट्स के अंदर चले जाते हैं जहाँ जिन्वू का लेवल बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। तो वहाँ जिन्वू अपनी नई टेक्निक को यूज करके अपने दुश्मनों को मार देता है। तो यो सोचता है ये इतने टाइम से ये स्किल को छुपा रहे थे, दोस्तों सच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। तब जिन्वू सोचता है स्टेल्थ स्किल सच में कमाल की है, चाहे इसे हासिल करने में ज्यादा खुशी नहीं हुई थी पर इसे इस्तेमाल करने में सच में बहुत मजा आ रहा है। और तब हम देखते हैं उसकी डैश स्किल लेवल अप हो जाती है और उसे कुछ नई स्किल्स भी मिल जाती हैं, जिससे वो अपने एक मुक्के से ही एक मॉन्स्टर को बीच में से फाड़ देता है। तब वहाँ पर सबको हराने के बाद जिन्वू सोचता है मेरे पास बहुत अच्छी सी स्किल्स आ गई हैं, पर अभी मेरे पास इतना मैजिक नहीं है कि मैं इन्हें ज्यादा देर यूज कर सकूं। लगता है मुझे अपनी इंटेलेक्ट एबिलिटी पर काम करना होगा। और अब जब चीजें इतनी स्मूथली जा ही रही हैं, तो शायद मुझे डीमन कैसल जाना चाहिए। पर रुको, अभी मैं बी और ए रैंक के बीच में हूँ, तो क्या मैं सच में उस डंजन को क्लियर करने के लायक भी हूँ? तभी उसे एक नोटिफिकेशन आती है जहाँ लिखा होता है कि प्लेयर एक रिक्वायर्ड लेवल तक पहुँच चुका है, तो उसे एक जॉब चेंज क्वेस्ट दिया जा रहा है। तब यहाँ व्हाइट टाइगर ऑर्गेनाइजेशन में वहाँ के मैनेजर को उसका एक साथी सी रैंक गेट्स के बिकने की रिपोर्ट देता है। तब मैनेजर कहता है आखिरकार वो है कौन जिसने 150 मिलियन में सी रैंक गेट्स को खरीद लिया है? एक न्यू स्ट्राइक टीम आई है जो कि मार्केट रेट से डबल पैसे देकर सी रैंक गेट्स को खरीद रही है और उसका लीडर यो जिनहू है। इसके बारे में तो मैंने पहले कभी नहीं सुना। ये योजिन कंस्ट्रक्शन के प्रेसिडेंट का छोटा बेटा है। लगता है कोई अमीर बच्चा हंटर हंटर खेल रहा है। पर रुको, संग जिनवू आखिरकार ये यहाँ पर क्या कर रहा है? और सोचता है ये नाम तो डबल डंजन के टाइम भी सामने आया था, लगता है यहाँ पर कुछ गड़बड़ चल रही है। तब यहाँ जिनवू और यो एक और गेट को क्लियर करके बाहर आ जाते हैं और वहाँ से अगले गेट की तरफ बढ़ने लगते हैं। तब यहाँ मैनेजर का साथी कहता है तो आपके कहने का मतलब है कि जिनवू की री अवेकनिंग हुई है, पर आखिरकार आपको ऐसा क्यों लगता है? पहली बात तो ये है कि जिनवू 3 बार सबसे खतरनाक डंजन में फंसा है और वो हर टाइम बच गया है। पहला था डबल डंजन, दूसरा जहाँ डोनसू की टीम गायब हो गई थी, और तीसरा कैंग वाला डंजन जिसमें उसे मार दिया गया। हर बार बहुत से लोग मारे गए, पर हर बार वो किसी न किसी तरीके से बच गया। और इसका एक ही जवाब हो सकता है कि उसकी रीअवेकनिंग हुई है। पर आखिरकार अब हम लोग जा कर रहे हैं। क्या तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया? हम लोग एक ताकतवर हंटर को अपनी साइड करने जा रहे हैं। और तब वो जिनवू के गेट के पास पहुंच जाते हैं जहां वो लोग सभी लोगों को आराम करता हुआ देखकर हैरान हो जाते हैं। तब हान कहती है आपको यहाँ पर नहीं आना चाहिए, ये जगह खतरनाक है। तब एंशर कहता है मुझे माफ कर देना, मैं तो यहाँ पर हंटर्स को देखकर थोड़ा एक्साइटेड हो गया था, इस वजह से यहाँ आ गया। ये एक गेट है ना, क्या इसके इतने करीब रहना सही रहेगा? तब हान कहती है मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, मैं एक हंटर हूँ। तो क्या तुम स्ट्राइक टीम का हिस्सा हो? तब हान हाँ कहती है। तब मैनेजर सोचता है तो क्या इसका मतलब जिनवू इन सभी को यहाँ बाहर छोड़कर अकेला अंदर गया है? तो अगर मैं सही सोच रहा हूँ तो लगता है इस बार मेरे हाथों में बहुत बड़ी चीज लग गई है। तब मैनेजर और उसका साथी वहाँ से चला जाता है और हम देखते हैं जिनवू डंजन को क्लियर करके बाहर आ जाता है। तब जिनवू यो से कहता है कल का शेड्यूल क्या है, क्योंकि अभी अभी मुझे याद आया है कि कल मुझे थोड़ा काम है, तो मैं एक दिन की छुट्टी लेना चाहता हूँ। वैसे तो मैंने कुछ गेट्स रिजर्व कर रखे हैं, तो क्या मैं उन्हें कैंसिल कर दूं? हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे पैसे वेस्ट हो जाएंगे। वैसे मैं इन्हें 2 दिनों तक और होल्ड करके रख सकता हूँ। ठीक है, फिर इन्हें थोड़ा होल्ड करके रखो। तब हम देखते हैं वो मैनेजर अभी भी उनकी बातें सुन रहा होता है। तब यहाँ एस रैंकर चोई को एक सपना आ रहा होता है जहाँ वो जेजू आइलैंड की आर्ट्स के बारे में सोचकर बहुत ज्यादा डर जाता है। तब वो एक फाइल उठाता है जहाँ पर दोबारा से जेजू आइलैंड पर हमला करने का प्लान लिखा होता है। तब यहाँ शाम को वो मैनेजर जिनवू से मिलने आता है और उसे खुद को इंट्रोड्यूस करता है। तब कॉफी पीते हुए वो मैनेजर कहता है मुझे पूरा यकीन है कि आपने व्हाइट टाइगर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जरूर सुना होगा। वो इस कंट्री की वन ऑफ द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और हम लोग हमेशा न्यू टैलेंट्स को ढूंढते रहते हैं। तो अगर मैं डायरेक्टली कहूँ तो मैं चाहता हूँ कि आप हमें ज्वाइन करिए और उसके बदले में हम आपको योजिन कंस्ट्रक्शन से डबल पैसे देने के लिए तैयार हैं। और अगर
आपको कुछ और चाहिए तो हम वो भी कर देंगे। और सोचता है जो ऑफर मैंने अभी अभी इसे दिया है उसे ये कभी मना नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक ई रैंक हंटर के लिए ये बहुत ज्यादा है। क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि तुम्हारे हेडक्वार्टर की वैल्यू क्या है? शायद मेरे हिसाब से 50 बिलियन के करीब होगी। तो क्या इसका मतलब तुम मुझे वो हेडक्वार्टर देने वाले हो? मैं कुछ समझा नहीं। तब जिन्वू उसे अपने कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताता है, जिसे सुनकर वो शॉक हो जाता है और कहता है, क्या वो सच में आपको 30 बिलियन दे रहे हैं? ये वही प्राइस है जो योजिन कंस्ट्रक्शन मुझे दे रही है। तो अगर आप इसका डबल देना चाहते हैं तो इसका मतलब आपको वो 50 बिलियन वाली बिल्डिंग मुझे देनी होगी। और अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो आप मेरा कॉन्ट्रैक्ट पढ़ सकते हो। मुझे आपकी बातों पर यकीन है, पर ऐसा ऑफर बिना अपनी सुपरवाइजर से बात किए नहीं दे सकता। तो फिर हमारे लिए बात करने के लिए कुछ नहीं बचा है। तब वो मैनेजर सोचता है, लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी कर दी है। मुझे पहले इसके कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जान लेना चाहिए था। क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि आखिरकार तुम्हें मेरे बारे में पता कहाँ से चला? क्या तुम मेरा पीछा कर रहे थे? तो मैनेजर जैसे ही साइड में मुड़ता है, हम देखते हैं जिन्वू वहाँ से गायब हो चुका होता है और वो उसके चेहरे पर एक कट लगा देता है। तब वो मैनेजर सोचता है, ये तो एक स्टेल्थ स्किल है, तो शायद इसी वजह से योजिन कंस्ट्रक्शन इसे इतना पैसा दे रही है। तब वो मैनेजर कहता है, मुझे माफ कर देना कि मैं आप पर नजर रख रहा था, पर मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। हमें न्यूली रिक्रूट हंटर्स को ट्रेनिंग के लिए डंजन में भेजना था, पर किसी ने पहले ही उन सभी गेट्स को खरीद लिया। तब इस चीज की इन्वेस्टिगेशन करते हुए मैंने आपका नाम वहाँ पर पढ़ा। आखिरकार मेरे बारे में और कौन कौन जानता है? सिर्फ मैं और मेरा साथी ही इस बारे में जानते हैं। मैं अभी सभी के सामने नहीं आना चाहता, तो अगर लोगों को मेरे बारे में पता चलेगा तब मेरा सबसे पहला शक आप दोनों पर ही जाएगा। वैसे तो मुझे ऑर्गेनाइजेशन को एक रिपोर्ट देनी होती है, पर मैं उसके चक्कर में मरना नहीं चाहता हूँ और मैं अपने साथी को भी इस बारे में बता दूंगा। तो जिन्वू उसके सामने आ जाता है और कहता है, तो आपके मुताबिक सी रैंक गेट्स को खरीदने की वजह से ये प्रॉब्लम आई है ना? पर अब हमें इस चीज की जरूरत ज्यादा देर तक नहीं रहेगी, तो चलो फिर एक डील करते हैं। मैं आपको अभी के अभी 3 सी रैंक गेट्स को बेच दूंगा और अगर आप इसे खरीद लेंगे तो आपके पास ट्रेनिंग के लिए 3 सी रैंक गेट्स होंगे। ठीक है, पर आप उसे कितने में बेचना चाहते हैं? एक गेट के मैं 300 मिलियन लूंगा। एक अच्छे दिन में एक गेट से सिर्फ 200 मिलियन के ही मोना क्रिस्टल्स निकलते हैं, तो क्या आप अपने प्राइस को 200 मिलियन तक कर सकते हैं? तो जिन्वू उस डील के लिए मान जाता है और कहता है, तो अब 3 सी रैंक गेट्स 600 मिलियन के लिए आपके हुए, तो इस पर कल तक पैसे भेज देना। और क्या आप थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद और मुंह को खुला रखेंगे? और तब हम देखते हैं जिन्वू उसके मुंह में हीलिंग पोशन डाल देता है, जिससे उसका कट गायब हो जाता है। तब मैनेजर कहता है, अगर आपने मुझे इतना सब कुछ दिखाई दिया है तो क्या मैं ये समझ सकता हूँ कि आपको मुझ पर भरोसा है? जब तक तुम अपना मुंह बंद रखोगे तब तक तुम ऐसा समझ सकते हो। तब जिन्वू वहाँ से चला जाता है। तब मैनेजर का साथी आकर उसे इस सब चीजों के बारे में पूछने लगता है। तब अगले दिन यो कहता है, बॉस हमें 600 मिलियन आ गए हैं। आखिरकार आपने इसे इतने अच्छे प्राइस में कैसे बेचा और आखिरकार किसे बेचा? इसे सीक्रेट ही रहने दो। तब अगले दिन मैनेजर को पता चलता है कि उनके आसपास और सी रैंक गेट्स अपीयर हुए हैं जो कि काफी कम दामों में मिल रहे हैं। तब मैनेजर सोचता है, मैं सिर्फ उसे यहाँ लाने में ही फेल नहीं हुआ हूँ, बल्कि उसने मुझे ठग भी लिया है। ये तो सच में बहुत खतरनाक बात है। मेरे हिसाब से अगर आप स्ट्रांग हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तभी उसे जिन्वू की तरफ से एक मैसेज आता है जिसमें उसने लिखा होता है, अब हम दोनों बराबर हो चुके हैं, तो इसलिए मैं अब भूल जाऊंगा कि तुमने कभी मुझ पर नजर भी रखी थी। तब मैनेजर कहता है, अब मुझे समझ में आया, तो ये उसका फेवर है। इस बंदे के साथ सच में पंगा नहीं लेना चाहिए। और सोचता है, चाहे इसने मुझे ठग लिया है, पर कम से कम मेरे पास इसकी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन तो आ गई, तो अभी के लिए मेरे लिए इतना ही काफी है। तो यहाँ जिन्वू जॉब चेंज क्वेस्ट की तरफ बढ़ने लगता है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।